एक गांव में आशा नाम की एक अमीर लड़की रहती थी। वो सारा दिन आवारा ही घूमती रहती थी। एक दिन उसकी बहन वीरा उसे कहती है, ये तूने आए दिन क्या नाटक लगा रखा है आशा? हाँ, क्या कहना चाहती हैं बहन आप? मैं कुछ समझी नहीं। आशा, तुम पूरे 25 वर्ष की हो गई हो। हमारा इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है, तुम क्यों नहीं जाती वहाँ पर काम करवाने? दीदी, मेरी अभी खेलने कूदने की उम्र है, मुझसे नहीं होते ये काम वाम। मैं नहीं करूँगी कोई भी काम। अच्छा, माँ बाप के जाने के बाद तुम ही मेरी जिम्मेवारी हो। मैं नहीं चाहती तुम ऐसे ही दिन भर आवारागर्दी करती रहो। कल को मैंने तुम्हारी शादी भी करवानी है। बहन, अब तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती कि माँ बाबा के जाने के बाद अब मैं तुम्हें बोझ लगने लगी हूँ। आशा की ऐसी बात सुनकर वीरा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो गुस्से से आशा से कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो आशा? क्या तुम्हें तमीज नहीं बोलने की? अपने बड़ों से ऐसे बात की जाती है? कहाँ से सीख कर आती हो ऐसी बदतमीजी से बोल रही हो? मैंने तो तुझे ऐसा नहीं सिखाया। आशा अपनी बहन को नजरअंदाज कर कर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी वहाँ पर आशा का पति आ जाता है और आशा से कहता है, आशा भी जवान हो गई है पत्नी जी, आपको आशा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सुना तुमने पति जी, उसने क्या कहा? मैं उसे बोझ समझती हूँ। आप चिंता मत कीजिए पत्नी जी, धीरे धीरे आशा सब समझ जाएगी। इधर आशा फिर से आवारागर्दी करना शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर एक सुंदर से लड़के पवन पर जाती है। आशा उस लड़के के पास जाती है और उसे कहती है, मैं तुमसे कई दिनों से बात करना चाहती हूँ पवन। देखो आशा, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। तुम गांव में मेरे से इस तरह की बातें करती हो। गांव वाले तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ और ही समझते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो समझना है समझने दो। जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? पवन, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आशा की ये बात सुनकर पवन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से आशा से कहता है, आशा, आइंदा मुझे छेड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा अपनी माँ से और पूरे गांव वालों से। जाओ, जिससे शिकायत करनी है कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर आशा वहाँ से चली जाती है। फिर जब शाम को आशा घर आती है तो देखती है कि पवन की माँ उसकी बहन के पास बैठी हुई थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ आशा? अब तुमने आवारागर्दी के साथ साथ लड़कों को भी छेड़ना शुरू कर दिया। मैंने किसी को नहीं छेड़ा है बहन, मैं पवन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं पवन से शादी करना चाहती हूँ। प्रेम करती हो? प्रेम का मतलब भी समझती हो? वीरा, तुम मेरे जाने के बाद आशा को अच्छी तरह समझा देना। ये समझदार है, समझ जाएगी। नादानी में ऐसी गलतियाँ लड़कियाँ कर ही देती है। नहीं दी, आज मैं फैसला करके ही रहूंगी। आज तो इसने हद कर दी है। आशा, अगर तुम्हारी शादी मैं पवन से कर दूं तो उसे खिलाएगी क्या? क्या आता है तुझे? खाना बनाना आता है? बर्तन साफ करने आते हैं? कुछ भी नहीं आता। अपनी बहन की ये बात सुनकर तो आशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बहन, तुम ये तो जानती हो ना कि मरने से पहले माँ और पिताजी ने हमारे लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने बहुत से पैसे, हीरे जवाहरात, गहने और बहुत सी जगह इकट्ठा की थी हमारे लिए। उन सभी चीजों में से आधा हिस्सा तो मेरा ही है ना। जानती हूँ, जब तुम्हारे जैसी नौजवान को पिता और माता की संपत्ति मिलती है और वो उस आमदनी को कुछ भी नहीं समझती और उड़ाने की करती है, क्योंकि तुम लोगों की यही समस्या है कि तुम मेहनत नहीं करना चाहते। आप क्या कहना चाहती हैं बहन? यही कि पिताजी अपने लिए इतनी आमदन इकट्ठी ना करते तो तुम्हारे पास भीख मांगने के लिए कटोरे के लिए भी पैसे नहीं होते। पिताजी की संपत्ति की बात करने से पहले, पिताजी की संपत्ति की हक की बात करने से पहले एक बार ये तो सोच लेती तुमने पिताजी के काम पर कितनी मदद की थी। अच्छा, तो अगर ये बात है तो नहीं चाहिए मुझे पिताजी की और माँ की कोई भी संपत्ति। रखो आप अपने पास ही
और ना ही मुझे ये घर चाहिए। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आशा रुको। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। आप हमारे घर के मामले में मत ही बोलिए तो सही होगा। इतना कहकर आशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया पत्नी जी। आपको इतने गुस्से में आशा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पति जी, आज मैं ये आशा से गुस्से से बात नहीं करती तो आशा के हौसले और भी बुलंद हो जाते। आशा भी गुस्से में वहाँ से जा रही थी। चलते चलते वो तो अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में आ गई थी। वो बहुत भूखी प्यासी थी। उसके पास तो पैसे भी नहीं थे कि वो खाना ही खा ले। फिर वो दूर चलती चलती एक घर के सामने बैठकर रोने लग जाती है। अगर आज मेरी माँ और पिताजी जिंदा होते तो ऐसा कभी ना करते मेरे साथ जैसा मेरी बहन ने किया है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। आशा जानती नहीं थी कि वो किसके घर के सामने रो रही है। वो घर एक लड़की का था जो आशा की उम्र की ही थी। उसका नाम राधा था। वो आशा को रोते हुए देखकर अपने घर से बाहर आती है और आशा से कहती है, अरे तुम कौन हो और तुम मेरे घर के सामने क्यों रो रही हो? मेरा नाम आशा है। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है कि मैं तुम्हारे घर के सामने रो रही हूँ? अगर दिक्कत है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बहन, मेरा नाम राधा है। मुझे लगता है कि तुम अपने घर से नाराज होकर यहाँ आ गई हो। बहन, वैसे तुम रो क्यों रही थी? मुझे लगता है कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो और तुम्हारा चेहरा जो बता रहा है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है। मैं सुबह से भूखी हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं बहन, ये कौन सा कोई बड़ी बात है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। आशा उसके घर की तरफ देखने लगती है। अरे बहन, तुम मेरे घर की तरफ क्यों देख रही हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जाऊंगी। खाना खिलाने के लिए मैं तुम्हें बाहर किसी ढाबे पर लेकर जाऊंगी अच्छे से। लेकिन मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तुम मुझे खाना क्यों खिलाना चाहती हो? आखिरकार हमारा रिश्ता ही क्या है? एक दोस्ती का और दूसरा इंसानियत का। इससे बड़ा रिश्ता दुनिया में कोई नहीं होता। राधा की आंखों में अपनापन देखकर आशा राधा से खुशी खुशी बोलती है। ठीक है, चलो राधा, मुझे बहुत भूख लग रही है। राधा आशा को ढाबे पर ले जाती है। आशा ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद आशा राधा के घर आ जाती है और उसके घर में बैठकर वो बातें कर रहे थे। राधा, आखिर तुम करती क्या हो? कुछ नहीं बहन, जो भी छोटा मोटा काम मिलता है मैं वही कर लेती हूँ। क्या कहा? छोटा मोटा काम? कहीं तुम चोरी तो नहीं करती हो? अरे बहन, छोटे मोटे काम का मतलब चोरी चकारी नहीं। जो भी काम मिल जाता है मजदूरी जैसा वही कर लेती हूँ। मेरा घर देखकर तो तुम समझ ही गई होगी कि ये किसी गरीब का घर है। दरअसल बात ये है कि बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से मैं अकेले ही रह रही हूँ। दरअसल मैंने जब तुम्हें अपने घर के बाहर रोते हुए देखा तो मुझे मेरे माता पिता की याद आ गई। तो तुम्हें देखकर मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। जब वो नहीं थे, जब मैं अकेली थी, मैं भी उन्हें याद कर कर बहुत रोती थी। बुरा ना मानो राधा, तो एक बात बोलनी थी। क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे इस घर में रह सकती हूँ? बहन, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? मेरे घर पे वैसे ही 2 चारपाई पड़ी रहती थी। एक पर तो मैं सो जाती हूँ और एक खाली पड़ी रहती थी। मुझे नहीं पता था कि उस चारपाई पर अब तुम्हारा हक है। कोई बात नहीं बहन, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राधा और आशा ऐसे बातें करते करते ही सो जाते हैं। फिर अगले दिन आशा राधा से कहती है, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो राधा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी करने जा सकती हूँ? मैं तो तुम्हारे कपड़े देखकर ही समझ गई थी कि तुम किसी अमीर खानदान की बेटी हो। बहन, तुम्हारे तो हाथ देखकर ही पता लग रहा है कि तुमने आज तक कोई वजनदार चीज नहीं उठाई और ना ही कोई काम किया है।
रहने दो बहन, तुम कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं राधा, मैं भी काम कर सकती हूँ। काम की वजह से ही तो मेरी बहन ने मुझे ताना मारा था। मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी करूंगी। फिर राधा भी आशा के साथ मजदूरी कराने लगी थी। वो हर दिन इकट्ठे ही मजदूरी करने जाते थे। धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता गया, राधा और आशा की दोस्ती तो बहुत ही पक्की होने लगी थी। लेकिन कभी कभार आशा बहुत ही दुखी हो जाती थी। बहन बुरा मत मानो तो एक बात पूछूं? बहन तुम अचानक से एकदम से उदास क्यों हो जाती हो? अगर तुम्हें अपने घर की याद आ रही है तो तुम अपने घर जा सकती हो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। मेरे परिवार वाले मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर वो मुझे प्यार करते तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तो आते। एक दिन राधा और आशा एक चाय वाले ठेले के पास खड़ी होकर चाय पी रही थी कि तभी वहाँ पर आशा के परिवार वाले उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाते हैं। आशा तुम यहाँ पर हो? हमने पता नहीं कहाँ नहीं तुम्हें ढूंढा। चलो अब तुम हमारे साथ घर पर चलो। दीदी, मुझे नहीं जाना घर पे। आशा ऐसा मत बोलो, मैंने तुम्हें गुस्से में जो भी कहा मुझे माफ कर दो। आशा, अगर तुम्हें अपनी बहन की बात नहीं माननी है तो कम से कम अपने जीजा की तो बात मानो। तुम मेरी बेटी समान हो। मुझे पता था कि तुम आज तो मिल ही जाओगी। चलो तुम घर चलो आशा, मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा और तुम्हारी शादी पवन से भी करा दूंगा। अपने जीजा की ये बात सुनकर तो आशा खुश ही हो जाती है और वो जल्द ही अपनी बहन और अपने जीजा के साथ अपने घर के लिए चली जाती है। आशा तो इतनी खुश थी कि वो तो राधा से मिले बगैर ही उनके साथ चली जाती है। राधा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वारी आशा, क्या दोस्ती थी हमारी। तुम तो आखिरी बार मुझे मिलने भी नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे तुम्हारे घर मिलने जरूर आऊंगी। आशा ऐसा अपने मन में सोचती है। राधा बहुत ही उदास थी अपने घर में जाकर, क्योंकि उसे आशा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। फिर कुछ महीनों के बाद राधा को आशा की तो बहुत ही ज्यादा याद आने लगी थी, इसलिए वो आशा से मिलने के लिए उसके गांव चली जाती है। आशा अपने घर के बाहर ही खड़ी थी, इसलिए राधा उसे मिलने जाती है। राधा आशा को देखकर बहुत खुश थी, वहीं आशा तो राधा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बहन तुम तो आखिरी बार मुझे मिलकर भी नहीं गई थी। खैर चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है। ये बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना बड़ा और खूबसूरत होगा। बहन तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अमीर निकली। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम तो इतनी ज्यादा अमीर हो। आशा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोलती है। राधा, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या अब तुम बाहर ही खड़े होकर मुझसे सब कुछ पूछ लोगी? क्या तुम मुझे अपने घर में अंदर नहीं बुलाओगी क्या? अंदर सजावट हो रही है। वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी पवन से शादी हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हें अंदर लेकर नहीं जा सकती। क्या कहा? शादी? तुमने तो अपनी गरीब दोस्त को अपनी शादी में बुलाने का सोचा भी नहीं। देखो राधा, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी बहुत मदद की है। मुझे रहने के लिए छत दी और खाने के लिए खाना दिया। तुम्हें उन सब चीजों के जितने भी पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम जानती नहीं हो राधा कि मैंने तुम्हारे साथ जितना भी वक्त गुजारा है वो कितना मुश्किल और कितना मुसीबत से गुजारा है। तुम जानती नहीं हो कि मैंने उस सड़ी और बदबूदार झोपड़ी में कैसे अपना वक्त गुजारा। कभी कभार तो मैं दुखी हो जाती थी, तुम्हें लगता था कि मुझे घर की याद आ रही है, लेकिन सच में राधा मेरा वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगा। पता नहीं तुम वहाँ पर सड़ी और बदबूदार जगह पर कैसे रहती हो। आशा तुम्हारी सोच तो बहुत ही छोटी निकली।
मैंने तुम्हें तो अपने पूरे सच्चे दिल से अपनी छोटी बहन माना था, लेकिन तुम ऐसा करोगी? देख राधा, तुम्हारे और मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। एक अमीर और एक गरीब कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगर गांव में किसी ने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। आशा की ऐसी जल्दी घटी बातें सुनकर तो राधा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद राधा जब मजदूरी करने जा रही थी तो वो वहाँ पर देखती है कि आशा और पवन वहाँ पर गिरे पड़े हैं। वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? ये दोनों ऐसे दोनों नीचे कैसे गिरे हैं? अरे लेकिन ये तो आशा है और मुझे लगता है कि ये इसके साथ इसका पति होगा। क्या तुम इसे जानती हो? जी हाँ, मैं इन दोनों को जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि ये कहाँ पर रहते हैं। मुझे तो लगता है इन दोनों को सांप ने काट लिया है। हमारे इस फूलों में सांप भी बहुत है ना, इन्हें जल्दी अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा, जल्दी करो। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। हमें इन दोनों को जल्दी से उठाकर अस्पताल में लेकर जाना होगा। राधा ने उन सभी लोगों की मदद लेकर आशा और उसके पति पवन को अस्पताल में एडमिट करा दिया और राधा ने आशा के परिवार वालों को भी संदेशा भिजवा दिया था। आशा की बहन भागी भागी अस्पताल में आ जाती है। अब मेरी बहन की तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? और उसका पति पवन कैसा है? ठीक है ना वो? देखिए, आपकी बहन का पति तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बहन के शरीर में सांप का जहर फैल चुका है, इसलिए उनकी किडनियां बहुत ही खराब है। मुझे लगता है कि उन्हें नई किडनियों की जरूरत है। आप किडनियों का बंदोबस्त कीजिए। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए, मेरी बहन को बचा लो। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपकी किडनी नहीं ले सकता क्योंकि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। डॉक्टर, आप मेरी बहन के इलाज के लिए जितना भी पैसा लगे मैं लगा दूंगी, बस मेरी बहन को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। आप पहले जाकर खून का इंतजाम करिए, क्योंकि आशा के शरीर में जो खून है उसमें सांप का जहर है, इसलिए हमें दूसरे खून की जरूरत पड़ेगी। वीरा पागलों की तरह खून का इंतजाम करने लगी, लेकिन कोई भी खून देने के लिए तैयार नहीं था और ना ही कोई किडनी देने के लिए तैयार था। उधर राधा चुपके से आती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप एक बार मेरा खून चेक कर लीजिए। भला तुम कौन हो? मैं आशा की दोस्त हूँ। फिर डॉक्टर ने राधा का ब्लड ग्रुप चेक किया। अरे वाह, तुम्हारा ब्लड ग्रुप तो आशा के ब्लड ग्रुप से बिल्कुल मैच कर रहा है। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी लगा दीजिए मेरी दोस्त को। क्या आप सच में ये बात कह रही है? जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप मेरी किडनी मेरी दोस्त को लगा दीजिए। मेरी दोस्त की तो अभी अभी शादी हुई है। डॉक्टर साहब, आप ये मेरा संदेश मेरी दोस्त को बता देना। अरे तुम तो बिल्कुल पागल हो। अगर वीरा को पता लग गया कि तुमने उसकी बहन को किडनी दी है, वो तो तुम्हें पैसों से तोल देगी। वो बहुत अमीर है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं पैसे नहीं लूंगी, बस आप ये मेरी किडनी मेरी दोस्त को लगा दीजिए। उसे बता देना, बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब कुछ महीनों के बाद आशा बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। फिर वो अपनी बहन वीरा को लेकर डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी बहन ने मुझे बताया था कि मेरी बहन ने आपसे किडनी देने वाले का नाम पूछा था, लेकिन आपने बताया नहीं था। हाँ आशा, मैंने आपकी बड़ी बहन को नहीं बताया था किडनी देने वाले का नाम। दरअसल जिसने किडनी दी है उसने मुझे कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हें ही उसका नाम बताऊं। डॉक्टर साहब, मैं समझ नहीं पाई, आप क्या कहना चाहते हैं? राधा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें तभी बताऊं जब तुम स्वस्थ हो जाओगी। दरअसल तुम्हें किडनी राधा ने दी है, और साथ ही साथ उसने मुझे कहा था कि उसे बताना कि दोस्ती इसे कहते हैं, और उसने ये भी कहा था कि आशा से कहना कि अगर आशा को कोई दोस्त बनाना है तो किसी गरीब को दोस्त बनाना।
गरीबों की मुसीबत में गरीबी काम आते हैं। डॉक्टर की ये बातें सुनकर आशा तो बहुत दुखी हो जाती है। वो देरी नहीं करती है और जल्द ही वो राधा के गांव पहुंच जाती है। राधा के घर के पास वहाँ जाकर आशा ने देखा कि राधा के घर में तो कोई और ही रह रहा है। यहाँ पर तो राधा रहती थी, वो कहाँ गई? राधा तो 1 महीने पहले ही यहाँ से चली गई। क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ गई? नहीं, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है, बल्कि उसने तो गांव में भी किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। हाँ, लेकिन उसने मुझे ये कहा था कि एक आशा नाम की लड़की ढूंढती ढूंढती यहाँ पर आएगी, और उसने कहा था कि मैं आशा से ये कहूँ कि दोस्ती का असली मतलब यही होता है। भले ही तुमने मुझे सच्चे दिल से अपना दोस्त नहीं माना, लेकिन मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनी दोस्त मानती हूँ। आशा बहुत ही भारी मन से उस घर से बाहर निकल जाती है और इधर उधर पागलों की तरह राधा को ढूंढ रही थी, लेकिन राधा आज तक उसे कहीं नहीं मिली। लेकिन जाते जाते राधा आशा को दोस्ती का एक अच्छा पाठ सिखा गई थी। देखिए, आपकी बहन के पति की तो तबीयत ठीक है, लेकिन आपकी बहन के शरीर में जहर बहुत दौड़ रहा है। जहर की कहा? देखिए, आपकी बहन का पति तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बहन के शरीर में सांप ने जहर बहुत घोल दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी कहानियाँ कैसे लगती हैं। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना।